हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं मनीष शंकर तिवारी और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं ई क्लासेस बाय मनीष सर। बहुत सारे जो दर्शक हैं या स्टूडेंट्स हैं या बहुत सारे हमारे मित्र हैं, उनमें से कुछ एक लोग ऐसे हैं जिनके मैसेज आ रहे हैं। कुछ जो 9th क्लास में अभी एडमिशन लिए हैं स्टूडेंट्स, कुछ स्टूडेंट्स जो 10th क्लास में पहुंच गए हैं, उनके मैसेजेस में मैंने पढ़ा और देखा कि सर ये जलवायु वाला जो अध्याय है ये बड़ा कन्फ्यूजेबल है। कन्फ्यूजेबल नहीं है ये, एक्चुअल में इस अध्याय को आपका पूरा कंसंट्रेशन चाहिए, पूरी एकाग्रता चाहिए, पूरा ध्यान चाहिए। यदि आप इसके जो कठिन शब्द हैं उनके तरफ ध्यान मत दो, इसको कितने सरलतम तरीके से आप समझ सकते हो उस पर ध्यान दो। इन शॉर्ट यदि आप समझना चाहो तो हमारे इस अध्याय का नाम है जलवायु। तो डेफिनेटली हमको पहले समझना पड़ेगा कि जलवायु होता क्या है। अब जलवायु को समझने के पहले हमको देखना पड़ेगा मौसम। मौसम से आप भली भांति परिचित हो कि सवेरे अगर बारिश हो रही है तो शाम को धूप भी निकल सकती है, यही तो मौसम होता है। मतलब कुछ एक घंटों या 2-4-6 दिनों का जो माहौल होता है हमारे आसपास का प्राकृतिक माहौल, जलवायवीय माहौल, उसको हम बोलते हैं मौसम। और जब इसी मौसम का अध्ययन हम विभिन्न अवस्थाओं के आधार पर करें तब लगभग 30 वर्ष तक अगर हम इस चीज़ को देखें, एक लंबे अंतराल तक इस मौसम का अध्ययन करें तो वह हो जाती है जलवायु। अब जलवायु समझ में आ गया। डिटेल में जलवायु और मौसम का जो अंतर है वो हम पढ़ेंगे अंतिम वीडियो में, जब हम प्रश्नोत्तर हल करेंगे। अब जलवायु आपकी समझ में आ गई कहानी। अब हम जलवायु को पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे तो ये जानना जरूरी है कि जलवायु को प्रभावित कौन कौन से कारक करते हैं या जलवायु को कंट्रोल कौन कौन करता है, जलवायु पर नियंत्रण कौन कौन से तथ्य करते हैं, कारक करते हैं। तो हम लोगों ने 6 कारक देखे। 6 कारक कौन कौन से देखे? पहला कारक हमने देखा था अक्षांश, दूसरा तुंगता या ऊंचाई, महासागरीय धाराएं, उच्चावच स्थिति, इसके बाद समुद्र से दूरी और तापमान। इन चीज़ों को देखा कि ये 6 ऐसे तथ्य हैं जो जलवायु को नियंत्रित करते हैं। अब हमें पूरी दुनिया की जलवायु तो देखना नहीं थी, हमें पढ़ना है भारत की जलवायु। तो हमने देखा कि भारत की जलवायु को प्रभावित या नियंत्रित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। हमने 3 कारक देखे। एक देखा अक्षांश, दूसरा ऊंचाई और तीसरा वायुदाब और पवन तंत्र। अक्षांश को पढ़ रहे थे तो हमारे पास आया कि भारत की जलवायु उपोष्ण कटिबंधीय भी है और उष्ण कटिबंधीय भी है। अब नाम बड़े कठिन लगे, उष्ण, उपोष्ण, तो ये क्या है? ये कठिन हिंदी है। उष्ण मतलब गर्म, उपोष्ण मतलब थोड़ा गर्म, ठीक है ना। और कटिबंध यानी, कटिबंध मतलब एक पट्टी होती है पृथ्वी के ग्लोब के ऊपर, पृथ्वी के ऊपर, वह कटिबंध हो गया। इतनी सरल बात थी। फिर ऊंचाई, ऊंचाई को पढ़ते हुए हमने हिमालय पर्वत को समझ लिया, कितना ऊंचा है, बाकी सारे पर्वत तो उसके सामने पिद्दे हैं, यह समझ लिया हमने। फिर वायुदाब और पवन तंत्र को देखा। इस वायुदाब और पवन तंत्र की अद्वितीय व्यवस्था ने भारत में मानसून को बुला दिया। हमने देखा था ना कि किस तरह से भारत में जब कम दबाव का क्षेत्र बनता है और समुद्र के ऊपर जब अधिक दबाव का क्षेत्र बनता है तो अधिक दबाव यानी समुद्र से हवा कम दबाव यानी भारत की तरफ आती है। भारत में कम दबाव क्यों बनता है? क्योंकि भारत के ऊपर सूरज चाचा चमक रहे होते हैं, इसलिए कम दबाव का क्षेत्र बन जाता है। अब ये हवाएं जो हैं जो चली आ रही हैं भनभनाती हुई, कहाँ से? समुद्र के ऊपर से। अब समुद्र के ऊपर जो नमी बन रही है, कौन-कौन समुद्र है हल्के गर्म है, तो वो नमी क्या बोलती हैं? अरे पवन, अरे वायु, अकेली कहाँ जा रही है, मैं भी साथ चलती हूँ, वो कहती हैं चल। और जो पवन और समुद्र की नमी आपस में हाथ पकड़ के और सरपट भागने लगती हैं और सबसे पहले पहुँच जाती हैं कहाँ पर? भारत माता के चरणों के पास। मैं आई कम इन भारत माता। और भारत माता बोलती यस कम ऑन, और बारिश कराना शुरू। लेकिन ये बरसात पर्वत के जिस तरफ हवा टकराती उस तरफ होती है, इस तरफ नहीं होती, क्योंकि इस तरफ हवा नहीं टकराती। तो जिस तरफ हवा नहीं होती, जिस तरफ बारिश नहीं होती, इसको बोलते हैं वृष्टि छाया क्षेत्र, इसको बोलते हैं पवनमुखी क्षेत्र। ये भी इसी वीडियो में हम पढ़ेंगे आज, ठीक है ना। अब मानसून भारत में आ गया। कब आ गया? गर्मी की ऋतु खत्म, मानसून का आगमन, और इसी मानसून के आगमन को हम बोलते हैं वर्षा ऋतु। जी हाँ, यही कंटेंट है, यही विषय वस्तु है जिसको आज हम ई क्लासेस बाय मनीष सर में जलवायु अध्याय के अंतर्गत इस भाग में पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए हम आरंभ करते हैं। तो जैसा कि आप लोग पढ़ रहे हैं
जलवायु चैप्टर को, जो कि कक्षा 9 का एक अध्याय है भूगोल का, जिसके अंतर्गत आज हमारा ये जो चल रहा है यह है 8वां चैप्टर, मतलब 8वां भाग है। इसके बाद 9वां भाग आएगा और 9वें भाग के बाद हम प्रश्नोत्तर को हल करेंगे। आज का जो हमारा विषय वस्तु है, कंटेंट है, जिसको हम पढ़ेंगे वह है वर्षा की ऋतु। वर्षा ऋतु मतलब वर्षा ऋतु यानी मानसून का आगमन। अच्छा, मानसून के आगमन पे हम चर्चा पहले भी कर चुके हैं, इसलिए ये एक तरह से आपका रिपीटेशन है, रिवीजन है। मतलब सोचिए कि इसी अध्याय में हम रिवीजन भी स्टार्ट कर दिए। चलिए देखते हैं कैसे। जून के प्रारंभ की बात करते हैं हम। जून के प्रारंभ मतलब अप्रैल मई में सूरज खूब तप गया, अब उसके विदाई का टाइम आ रहा है। कब से लौटने लगता है वो? 21 जून से वो रिटर्न मार देता है, रिवर्स गियर लगा लेता है और कर्क रेखा से मकर रेखा की तरफ आने लगता है। तो जून के प्रारंभ में मतलब मई, अप्रैल और मई खूब तप गया तो उत्तर के मैदान में निम्न दाब की स्थिति तीव्र हो जाती है, मतलब बहुत तेज। हमने बताया ना कि यदि इस जगह पर अल नीनो ना बने, यहाँ पर उच्च दबाव बना रहे और यहाँ निम्न दाब उस तरफ, कहाँ पर, पेरू की तरफ बना रहे, ताहिती के पास बना रहे, तो और यहाँ पर उच्च दाब हो जाता है, कहाँ पर, ये मेडागास्कर के पास यहाँ उच्च दाब हो जाता है। अब जून के प्रारंभिक महीने में जो कम दाब बना, इसकी तीव्रता बहुत ज़्यादा हो गई। अब जब बहुत ज़्यादा हो गई तो क्या होगा? यह एक आकर्षण का काम करेगा उच्च दबाव वाली हवाओं का, क्योंकि उच्च दबाव से कम दबाव की तरफ चलना हवाओं का स्वभाव है। अब उच्च दबाव वाली हवाओं को क्या चाहिए? कम दबाव वाला ऐसा क्षेत्र जो बहुत तीव्रता के साथ बना हो, वो उसकी तरफ चल देंगी। तो कम दबाव का क्षेत्र क्या करता है? व्यापारिक पवनों को आकर्षित करता है। ये चुंबक की तरह काम करता है कम दबाव का क्षेत्र उच्च दबाव वाली हवाओं के लिए। ये व्यापारिक पवनें हैं, इनको वो आकर्षित करता है और इस तरह से फिर ये व्यापारिक पवनें कम दबाव की तरफ चलना शुरू कर देती हैं। क्यों? क्योंकि कम दबाव उनको आकर्षित करता है। ये जो व्यापारिक पवनें हैं, इन व्यापारिक पवनों में सबसे महत्वपूर्ण कौन सी है? दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवन, जो कि विषुवत रेखा को क्रॉस करती है, विषुवत वृत्त को क्रॉस करती है और फिर भारत में एंट्री मारती है। कैसे मारती है, इस बात को आप बहुत अच्छे से फिर से समझ लीजिए, रिवीजन है ये जो दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें हैं, ये कहाँ जन्म लेती हैं? इस क्षेत्र में जन्म लेती हैं। ये उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में उत्पन्न होती हैं। ये दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें मकर रेखा के आसपास उनका जन्म होता है, मकर रेखा से ऊपर। इनका जन्म मकर रेखा से ऊपर होता है 30 डिग्री अक्षांश के आसपास। और जब ये आगे बढ़ती हैं तो कोरियालिस बल के कारण इनकी दिशा दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती है। अब ये बाईं ओर हो गई और इधर से हम देख रहे हैं कि कम दबाव का क्षेत्र इनको अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है। तो ये क्या करती है? विषुवत रेखा को क्रॉस करके फिर जो कोरियालिस बल लगता है, वो कोरियालिस बल कौन सा होता है? उत्तरी गोलार्ध वाला। उत्तरी गोलार्ध में कोरियालिस बल क्या करता है? हवाओं को दाएं हाथ तरफ मोड़ देता है। मतलब जो हवाएं दक्षिणी गोलार्ध में डेरे हाथ तरफ, उल्टे हाथ तरफ, बाएं हाथ तरफ चल रही थी, वो हवाएं विषुवत वृत्त को क्रॉस करके सीधे हाथ तरफ, दाहिने हाथ तरफ, राइट हैंड साइड मुड़ जाती हैं। उनका स्टीयरिंग चेंज हो जाता है और फिर वो कम दबाव के क्षेत्र की तरफ आगे बढ़ने लगती हैं दंदना के। तो ये चीज़ हमने पहले भी समझ चुके हैं बहुत अच्छे से कि ऐसा होता है। अब होता क्या है कि ये हवाएं चल रही होती हैं, लेकिन ये हवाएं चलती कहाँ से हैं? ये हम पहले चर्चा की है कि ये कोष्ण महासागरों मतलब हल्के गर्म कुनकुने महासागरों के ऊपर से होकर गुजरती हैं। कुनकुने महासागरों के ऊपर इनकी भाप उड़ती रहती है थोड़ी थोड़ी, तो ये नमी को समेट लेती हैं ये हवाएं अपने अंदर, और ये नमी को अपने ऊपर समेट लेती हैं और इसके बाद ये रवाना हो जाती हैं भारत की तरफ। और भारत देश में दक्षिण पश्चिम मानसून से 80% बारिश होती है। मतलब कुल बारिश का 80% जो बारिश होती है, कुल वर्षा का 80% भाग जो है दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा होता है। ये हम पहले चर्चा कर चुके हैं। ये चीज़ आपकी समझ में आ गई, बहुत अच्छे से आ गई होगी, ठीक है ना, कि दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें आगे बढ़ती हैं और विषुवत वृत्त को क्रॉस करके भारत में एंट्री मार लेती हैं। भारत माता से बोलती है मे आई कम इन भारत माता, है ना। भारत माता के जो कम दबाव है वो उनको वैसे ही आकर्षित कर रहा होता है। अब
हवा का काम है उड़ना, लेकिन हवा जब आगे बढ़ती है तो इन समुद्रों की नमी उन हवाओं के साथ में घुल मिल जाती है, मिक्सचर हो जाती है। और जब मिल जाती है, हवाएं अपनी दिशा में बढ़ रही, साथ में नमी ने भी कहा भैया हम भी चल रहे हैं, पवन दीदी, वायु दीदी, हम भी साथ में चल रहे हैं, और ये साथ में चलने लगती हैं और भारत में आकर पर्वतों से टकरा टकरा कर इनकी हवा निकल जाती है। मतलब हवा नहीं, पानी निकल जाता है, पर्वतों से टकराते हैं और नमी को वहीं पे छोड़ देती हैं और इस तरह से भारत में वर्षा हो जाती है। ये हो गया मानसून का आगमन। अब ये जो पवनें हैं, ये इनकी गति बड़ी तेज होती है। कितनी तेज होती है? लगभग 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती हैं। भाई हवा का जो है रफ्तार, हवा की जो वेग है, हवा का जो वेग है वह 30 किलोमीटर प्रति घंटा भी बहुत तेज होता है और इस रफ्तार से ये चलती हैं। लेकिन सुदूर उत्तर पूर्वी यानी ये वाला भाग, ये सुदूर उत्तर पूर्वी, यहाँ से अगर हम इसका हिसाब लगाएं, इस जगह से एंट्री कर रही हैं ये पवनें, यहाँ से ये उत्तर पूर्वी भाग को अगर हम छोड़ दें तो बाकी सारे भाग में ये मानसूनी पवनें एक माह के अंदर अंदर सारे देश में फैल जाती हैं। सारे देश में ये पवनें पहुँच जाती हैं। कितने दिन के अंदर? एक माह के अंदर। हमने पढ़ा है पहले कि 1 तारीख को, 1 जून को यहाँ पे आ जाती हैं। हमने पढ़ा है कि 1 जून को यहाँ पर आ जाती हैं और 10 जून को यहाँ पर बम्बई आ जाती हैं, 10 जून को बम्बई आ जाती हैं और यहाँ पर जो दिल्ली है, इस दिल्ली में 29 जून को ये वाली पवनें आ जाती हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि भैया 1 महीने में जब ये पूरे भारत में छा गया तो यहाँ कब आएगा? इस जगह पर ये जो उत्तर पूर्वी, इसको क्यों छोड़ दिया? ये 1 महीने में नहीं, यहाँ तो हफ्ते भर में पहुँच जाता है। मतलब जून का जो पहला हफ्ता होता है उसी में यहाँ पर बारिश हो जाती है। ये हम पहले बता चुके हैं, इस पर चर्चा हम आगे करेंगे इसी वीडियो में। अब क्या होता है, दक्षिण पश्चिम मानसून का जो है, जैसे ही अंतर्वाह भारत में होता है, अंतर्वाह प्रवाह यानी बहना और अंतर्वाह यानी अंदर बहना, इनफ्लो, भारत की भूमि के अंदर बहना। तो जैसे ही भारत की भूमि पर ये आता है, अभी तक भारत की भूमि कैसी थी? गर्म हो रही थी, सूरज चाचा इसको तपाए दे रहे थे। और जैसे ही मानसून आया यहाँ पर, मानसून के बाद स्थितियाँ बदल गईं, ठंडक का एहसास होने लगा, बारिश होने लगी, मतलब मौसम पूरी तरह से परिवर्तित हो गया। परिवर्तित हुआ ना। अब क्या होता है, मौसम के आरंभ में हमने आपको पहले भी बताया था कि जब वर्षा शुरू होती है तब वह सबसे पहले पश्चिमी घाट के पर्वतों से टकराती है और उसमें भी वह कहाँ आती? सबसे पहले इस जगह पर, ये यहाँ आकर टकराती इस तरह से हवा, और इसको बोलते हैं मानसून प्रस्फोट, मानसून का फटना। लगभग 250 सेंटीमीटर वर्षा यहाँ होती है। और ये चूँकि पश्चिमी घाट के पर्वत हैं, इन पर्वत श्रृंखलाओं से टकराती है, यहाँ पर ये टकराएगी। अब टकरा के उस पार नहीं चली जाती है, टकरा टकरा के यहाँ पर कोंकण से लेकर के, ये कोंकण ऊपर दिख रहा है ना, ये कोंकण से लेके यहाँ, ये कोंकण से लेकर के ये मालाबार तट तक ये बारिश पर्वत श्रृंखला से टकरा कर खूब बारिश कराती है। तो इस तरफ जो, जिस तरफ बारिश हो रही है, जिस पर्वत के जिस भाग तरफ बारिश हो रही है, वह भाग चूँकि हवा का मुख पर्वत की तरफ है तो ये पवनमुखी भाग कहला गया। मतलब पवन, मतलब ये जो पर्वत है, पश्चिमी घाट जो है, इसका मुंह किस तरफ है? हवा के मुंह तरफ है। इसका मुंह पवन के तरफ है, वायु की तरफ है, हवा की तरफ है, उस हवा की तरफ है जो नमी लेकर आ रही है, दक्षिण पश्चिम मानसून की तरफ है। तो ये कहला गया पवनमुखी भाग। लेकिन इस तरफ ये पीछे वाला भाग, यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ बारिश नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि मानसूनी वर्षा पहाड़ चढ़ ही नहीं पाती, थक जाती है, सारी वर्षा पहाड़ की इसी तरफ करा देती है। और उस तरफ जब वर्षा नहीं होती या 1-2 बादल छुटके पहुंच जाते हैं तो वो क्या करते हैं, ऐसे बादल दक्कन का पठार और मध्य प्रदेश के एरिया में, वो जो नर्मदा ताप्ती की वैली है उसमें घुस जाते हैं, वहाँ थोड़ी बहुत वर्षा करा देते हैं। हालांकि ये क्षेत्र कौन से क्षेत्र हैं? ये क्षेत्र कहलाते हैं वृष्टि छाया क्षेत्र। ये वृष्टि छाया क्षेत्र हैं, लेकिन वृष्टि छाया क्षेत्रों में वर्षा या तो नहीं होती या बहुत कम होती है। अब हम पहले समझ लेते हैं पवनमुखी यानी विंडवार्ड्स साइड क्या होता है और लीवार्ड्स मतलब वृष्टि छाया क्षेत्र क्या होता है। चलिए पहले हम इसको समझ लें। ये देखिए पवनमुखी और वृष्टि छाया प्रदेश। तो जैसे कि नाम आपको दिख रहा है पवनमुखी, पवन यानी वायु, मुखी यानी मुख। तो वायु की तरफ मुख वाला भाग पवनमुखी और वृष्टि छाया मतलब वर्षा के अपोजिट में, वृष्टि यानी होता है बारिश, जिस तरफ बारिश नहीं हो रही है वो वृष्टि छाया प्रदेश कहला जाता है। ऐसा होता है एक्चुअल में। देखिए इसमें एक्चुअल में होता यह है
कि समुद्र की तरफ से जो हवा आती है, ये समुद्र देवता के तरफ जिसे जो हवा नमी लेकर आ रही है, ये हवा जो है पहाड़ों के ऊपर ढालों पे चढ़ना शुरू कर देती है। और जब पहाड़ की ढालों पर ऊपर चढ़ना शुरू करती है, तब इनका जो एक विज्ञान चलता है, एडियाबैटिक तापमान जिसको बोलते हैं, उस तापमान में कमी आती है। और इस कमी आने के कारण ये पहाड़ों की चढ़ती हुई ढालों पर अपनी नमी छोड़ देती हैं और यहाँ पर बारिश हो जाती है, यहाँ पर वर्षा हो जाती है, जिसकी वजह से होता क्या है, यहाँ पर हरा भरा बना रहता है। मतलब पहाड़ का ये भाग हरा भरा बना रहता है। और दूसरा भाग ये इस तरफ वाला, जहाँ पर आप लोग देख रहे हैं ये वाला भाग, यहाँ पर बादल पहुँच नहीं पाते। क्यों? क्योंकि सारी वर्षा तो उन्होंने इस हरे भाग पर करा दी, जो कि पवनों के तरफ मुख करके खड़ा था। तो इसलिए इस भाग को हम बोलते हैं पवनमुखी भाग। जबकि वह भाग जहाँ पर वर्षा नहीं हुई, मतलब वृष्टि की छाया मात्र पड़ी, वृष्टि नहीं हुई, वृष्टि की छाया मात्र पड़ी, वृष्टि नहीं हुई, तो उसको हम बोलते हैं वृष्टि छाया प्रदेश। वृष्टि छाया प्रदेश में या तो वर्षा नहीं होती, या होती भी है तो 2-4 बूंदें गिर जाती हैं। इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि ये देखिए, ये पहाड़ की घाटी है, पर्वत की घाटी है, पवन अभिमुख है मान लो। ये यहाँ से आदमी चढ़ना शुरू कर दिया है। ये आपको ये बंदा चढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, ये आदमी, ये देखिए ये आदमी चढ़ रहा है। अब चढ़ रहा है तो चढ़ते समय भैया पसीना पसीना हो गए और इन्होंने अपनी नमी चढ़ते हुए छोड़ दी। अब सारा पसीना होकर तो इन्होंने चढ़ते ढाल पे छोड़ दिया। तो ऐसे ही अपन वर्षा को छोड़ दें कि भैया वर्षा के जो बादल हैं, ये पनिहारिन बाई है, जब ये पवनमुखी घाट पे जैसी जो घाट सामने आई, वो पवनमुखी भाग कहला रहा है, उस पर चढ़ना शुरू करी। और जैसे चढ़ना शुरू करी, थक गई, पसीना पसीना हो गई, सारी नमी वहीं गिरा दी। अब इसके बाद में इस तरफ वाला देखें, दूसरा भाग। अब जब उतरने की बारी आई तो उतरते समय क्या पसीना आता है किसी को? बिल्कुल नहीं आता, दड़दड़ाते नीचे उतर गए। अब थोड़ा बहुत पसीना यदि रह भी गया है तो आदमी क्या करता है, जब पहुंचता है ना तो उससे झटक के गिर जाता है। तो ऐसे ही वृष्टि छाया प्रदेश में थोड़ी बहुत बारिश अगर हो भी गई तो नमी वाले बादल या पनिहारिन बाई की मटकिया में थोड़े बहुत अगर 2-4-10 बूंदें रह गई तो वो गिर जाती हैं। तो इस तरह से वृष्टि छाया प्रदेश में वर्षा कम होती है और पवनमुखी भाग में वर्षा अधिक होती है। अब आपको पवनमुखी भाग और वृष्टि छाया प्रदेश समझ में आ गए होंगे। मतलब पवन के तरफ मुख किया हुआ पर्वत पवनमुखी भाग कहलाता है, और जिस क्षेत्र में वर्षा नहीं होती वह क्षेत्र कहलाता है वृष्टि छाया क्षेत्र। तो इस तरह से आप लोगों ने विंडवार्ड साइड और लीवार्ड साइड समझ लिया। अंग्रेजी के शब्द हैं। विंडवार्ड साइड मतलब क्या हो गया? पवनमुखी क्षेत्र। पवनमुखी भाग मतलब समुद्र की हवा इधर से आ रही है, भनभनाती हुई चली आ रही, पानी लेके आ रही है, और पहाड़ ऐसे खड़ा इस तरफ। अब हवा आई और टकरा गई, ऊपर चढ़ने लगी, ऊपर ज़्यादा नहीं चढ़ पाई, हाँपी के मारे थक गई, पूरी नमी छोड़ दी, बारिश हो गई। अब ये जो पीठ वाला हिस्सा है, यहाँ पे तो पानी गिरा ही नहीं, तो यहाँ पानी नहीं गिरा, मतलब वृष्टि नहीं हुई, बारिश नहीं हुई, तो ये क्या कहलाया? वृष्टि छाया क्षेत्र। ये वाला वृष्टि छाया क्षेत्र पहाड़ का, और ये सामने जहाँ पे बारिश हुई ये कहलाया पवनमुखी क्षेत्र। ठीक है ना? चलिए हम आगे देखते हैं। अब हम बात करें कि उत्तर पूर्वी भाग जो हमने छोड़ दिया था बात करते समय कि 1 महीना में पूरे भारत में वर्षा फैल जाती है उत्तर पूर्वी भाग को छोड़कर। तो उत्तर पूर्वी भाग में वर्षा एक्चुअल में क्या होती है? जून के पहले ही हफ्ते में पहुंच जाती है वहाँ पर, असम के पास। असम में जैंतिया, खासी और गारो पहाड़ियाँ हैं। तो ये पहाड़ियाँ यहाँ पर स्थित हैं, लाइन से यहाँ पर है, 1, 2, 3 ये पहाड़ियाँ हैं। और यहाँ पर जो बारिश होती है वे जैसे ही वहाँ जाती है इन पहाड़ियों में, इन पहाड़ियों की जो आकृति इस टाइप की है कि जो नमी वाले बादल हैं इनके बीच में जाके घुस जाते हैं और फंस जाते हैं, और टकरा के धुआंधार बारिश कराते हैं, चूँकि निकल ही नहीं पाते। वो जो पहाड़ियाँ हैं उनको ऐसा जकड़ के घेर लेती हैं कि ये पहाड़ियों से बाहर ही नहीं हो पाते। थोड़ी बहुत हवाएं बाहर होती हैं तो वे हिमालय पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश करती, चढ़ नहीं पाती, तो कहती हैं बहन अपन तो थक गए, चलो अपन तो गंगा के मैदान की तरफ चलें, और पश्चिम की दिशा में गंगा का मैदान पकड़ लेती हैं और उस तरफ बढ़ जाती हैं इस तरह से। अब यहाँ पर जहाँ पर टकरा कर पहाड़ों से बारिश हो रही होती है, यहीं पर एक स्थान है मासिन राम। कौन सा स्थान है यहाँ पर? यहाँ पर एक स्थान है मासिन राम। क्या नाम है? मासिन राम। यहाँ पर संसार की सर्वाधिक वर्षा होती है। पहले चेरापूंजी में होती थी, मासिन राम से 10 किलोमीटर का अंतर है। इनमें अंतर आता रहता है, कभी चेरापूंजी टॉप कर जाता है, कभी मासिन राम, कभी फिर चेरापूंजी, फिर कभी फिर मासिन राम। क्यों? क्योंकि इनके बीच में वर्षा का अंतर ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 सेंटीमीटर का होता है। तो इसलिए अभी की स्थिति में अपन मान लें कि मासिन राम में विश्व की सर्वाधिक औसत वर्षा होती है।
अब यहाँ पर थोड़ी बहुत जो हवाएं बच गई थीं वो चल पड़ी किधर, वो चल पड़ी ये लाल रंग की जो दिख रही है ये गंगा के मैदान की तरफ। अब गंगा की मैदान की तरफ जाती हैं, पूर्व से पश्चिम की तरफ जब जाती हैं तो वर्षा की मात्रा घटती जाती है। भाई घटेगी ना, क्यों ना घटेगी। अब यहाँ पर बारिश आई तो जब पहले स्थल भाग से टकराई तो यहाँ गिरा दी, फिर आगे बढ़ी यहाँ गिरा दी, पटना में बारिश हो गई, फिर थोड़ा आगे बढ़ी इलाहाबाद में गिरा दी, फिर थोड़ा आगे बढ़ी कानपुर में बारिश हो गई, फिर थोड़ा आगे बढ़ी दिल्ली में गिरा दी, थोड़ा बहुत बच्चा सब जोधपुर में भी गिरा दिए। अब बचा का उनके पास में। अब आप खुद सोचिए कि यदि आप एक लंबी पंगत में भोजन करने बैठे हैं और एक आदमी बड़े बर्तन में, बड़े भगोने में रसगुल्ले रख के आया है, तो पहले नंबर पे जो बैठा है उसको अच्छा रसगुल्ला मिल गया, मान लो 2-4 दे दिए, फिर आगे बढ़े तो जब आखिरी वाले तक पहुंचेंगे तो कई बार क्या होता है बर्तन में रसगुल्ले ख़त्म हो जाते हैं। तो ऐसे ही बारिश का हिसाब है कि बारिश जब आगे बढ़ती है तो पहला भाग जो पहला पर्वत मिलता है उससे टकराती है, बड़बड़ बारिश हो गई, फिर थोड़ा आगे बढ़ी फिर बारिश हो गई। तो इस तरह से आगे बढ़ती जाती है, बारिश के बादल आगे बढ़ते जाते हैं और उनमें नमी की मात्रा कम होती जाती है। और यही वजह है कि गंगा की घाटी में पूरब से पश्चिम की तरफ, ये हो गया क्या, हाँ ये है पूरब और ये है पश्चिम, तो पूरब से पश्चिम की तरफ जब इस तरफ बढ़ते हैं ना तो वर्षा की मात्रा कम होती जाती है। और इसी कारण से ये गुजरात वाला एरिया और ये राजस्थान वाले एरिया में बहुत कम वर्षात हो पाती है, कुछ ही भागों में वर्षा होती है यहाँ पर। ये चीज़ अब आपको क्लियर हो गई। अब हम बात करते हैं वर्षा में विराम। आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि मानसून आ जाता है और हफ्तों पानी नहीं गिरता। फिर अब ये जो मानसून की बारिश होती है और बीच में रुक जाती है यही कहलाता है मानसून ब्रेक, वर्षा में विराम। आप लोग भी पहला दूसरा तीसरा पीरियड पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद जब थक जाते हैं तो शॉर्ट ब्रेक, लॉन्ग ब्रेक, लंच ब्रेक लेते हैं, नहीं ऐसे ही मानसून करता है। तो ये होता क्यों है ब्रेक, इसके बारे में जानते हैं। मानसून से संबंधित एक महत्वपूर्ण घटना है वर्षा में विराम। इस प्रकार इसमें आर्द्र और शुष्क दोनों तरह के अंतराल होते हैं। मतलब पानी गिरते गिरते अगर एक दिन या एक दिन से ज़्यादा समय के लिए बारिश रुक गई, यानी बिल्कुल पानी नहीं गिरा, तो शुष्क अंतराल हो गया। और इसके बाद में फिर बारिश शुरू हो गई, एक हफ्ता के लिए लगातार बारिश गिरी, मतलब आर्द्र अंतराल आ गया। अब ये अंतराल होता क्यों है, वर्षा रहित अंतराल जिसको हम बोलते हैं मानसून में ब्रेक, वर्षा में विराम। ये जो वर्षा रहित अंतराल है, इस वर्षा रहित अंतराल को ही हम बोलते हैं मानसून ब्रेक या वर्षा में विराम। अब ये होता क्यों है, ये होता इसलिए है क्योंकि हम लोगों ने ITCZ के बारे में पढ़ा है ना। मानसून में आने वाले ये विराम मानसूनी गर्त की गति से संबंधित होते हैं। अब हम ये चर्चा कर चुके थे कि ये ITCZ जिसको हम विषुवत रेखा पर होता है तो विषुवत गर्त बोलते हैं, और जब ये कर्क रेखा के आसपास होता है, ऊपर साइड होता है कर्क रेखा के, भारत के उत्तरी मैदान की तरफ होता है, तब हम क्या बोलते हैं, इसको मानसून गर्त बोलते हैं। यह विभिन्न कारणों से ऊपर या फिर नीचे खिसकता रहता है, जिसके कारण वर्षा का स्थानिक वितरण सुनिश्चित होता है। मतलब वहाँ पर वर्षा इसके ऊपर या नीचे जाने के कारण डिसाइड होती है। कैसे, जब मानसून का गर्त या मानसूनी गर्त का जो अक्ष है वह मैदान के ऊपर होता है। जैसे अभी आपको चित्र में ये पीला पीला ITCZ दिख रहा है मानसून गर्त, जब ये यहाँ पर होगा तब बारिश यहाँ पर होगी, मैदानों में अच्छी वर्षा होगी। लेकिन किसी कारणवश यदि ये गर्त ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाता है, हिमालय के उत्तर में शिफ्ट हो जाता है, थोड़ा और पास चला जाता है हिमालय के, तब मैदानों में लंबे समय तक वर्षा नहीं होती, यानी शुष्क अवस्था होती है, शुष्क अंतराल आ जाता है। लेकिन वर्षा फिर होती कहाँ है, फिर वर्षा होती है हिमालय की तलहटी क्षेत्रों पर। फिर हिमालय की जो नदियों का पर्वतीय जलग्रहण क्षेत्र है ना, वहाँ बारिश होती है, और उन जलग्रहण क्षेत्रों से हिमालय की नदियाँ मानसून का पानी लेती हैं और मैदानी क्षेत्रों में बाढ़ उत्पन्न करती हैं, और मैदानी क्षेत्रों में जो बाढ़ आती है उससे भारी क्षति होती है। तो ये मानसून ब्रेक का कई बार हमको नुकसान भी उठाना पड़ता है। अब समझ में आ गया ना, मानसून ब्रेक यानी वर्षा में विराम। जिस तरह से हम लोग अपने स्कूल में पढ़ते पढ़ते थक जाते हैं और सर बोलते हैं हाँ ब्रेक दिया, ऐसे ही मानसून भी जो है वह बरसते बरसते थक जाता है और उनके जो टीचर होते हैं, टीचर का काम करता है मानसूनी गर्त। मानसूनी गर्त यानी ITCZ जो उत्तरी मैदान पर बन रहा होता है वो हिमालय की तरफ खिसक जाता है। अब हिमालय की तरफ खिसक जाता है तो मानसून के बादल उसी के साथ दौड़े दौड़े उसके साथ चले जाते हैं और हिमालय की पहाड़ियों से टकरा टकरा कर जम के बारिश कराते हैं।
और ये जो पानी है ये वहाँ के जल ग्रहण क्षेत्रों से उन हिमालयी नदियों में आता है और हिमालय की नदियाँ मैदानों में बहती हैं, तो मैदान में नदियाँ खतरे के निशान से ऊपर बहने लगती हैं और भारी जान माल की हानि भी करती हैं। तो ये देख लिया हमने मानसून गर्त के द्वारा होने वाला वर्षा में विराम या मानसून ब्रेक। ठीक है ना, चलिए अब हम आगे देखते हैं। उष्णकटिबंधीय निम्न दाब की तीव्रता एवं आवृत्ति भी मानसूनी वर्षा की मात्रा को एवं समय को डिसाइड करती है। शब्द बड़े कठिन कठिन हैं। अब लेकिन अगर हम इसको टुकड़ों में समझें तो कैसे समझेंगे इसको हम? उष्ण कटिबंधीय निम्न दाब मतलब ये जो एरिया है, ये यहाँ पर पृथ्वी के ऊपर ये वाला एरिया विषुवत रेखा के आसपास, यहाँ पे लेकर कर्क रेखा के यहाँ तक, ये जो कर्क रेखा है ना यहाँ तक, तो इस उष्ण कटिबंधीय एरिया में खासकर बंगाल की खाड़ी में क्या होता है, ये जो वाइट वाइट दिख रहा है ना आपको, यहाँ पर कम दबाव का क्षेत्र बनता है और ये कम दबाव का क्षेत्र मानसूनी गर्त के हिसाब से आगे बढ़ता है। जब मानसूनी गर्त हिमालय की तरफ आगे बढ़ जाता है ना, ये जो मानसूनी गर्त आपको दिख रहा है, मानसूनी गर्त उत्तर की मैदान में है, तो यह निम्न दबाव का क्षेत्र बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना हुआ है। लेकिन जैसे ही यह ऊपर बढ़ता है तो यह निम्न दबाव का क्षेत्र उसी के साथ में ऊपर की तरफ बढ़ जाता है और इस गर्त के अप एंड डाउन से मानसून को भी प्रभावित होना पड़ता है और इसीलिए हम मानसून को अनिश्चित बोलते हैं और इसीलिए मानसून को उसकी अनिश्चितता के लिए जाना जाता है। ये चीज़ समझ में आ गई ना? इन कठिन शब्दों पर बिल्कुल मत जाइए। उष्ण कटिबंधीय निम्न दाब की तीव्रता और आवृत्ति, अगर आपको ये शब्द याद नहीं होता तो आप तो ये कह दो सीधे सीधे कि कर्क रेखा के आसपास कम दबाव का क्षेत्र बनता है और ITCZ उभर जाता है, तो उसी के साथ ये वाला कम दबाव का क्षेत्र उसकी उंगली पकड़ के चल देता है और इसीलिए मानसून प्रभावित होता है और मानसून अनिश्चित हो जाता है। इस तरह से भी आप इसको बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप अपनी भाषा में भी अगर एग्ज़ाम में आंसर लिखते हैं ना तो कोई भी नहीं काट सकता। नई शिक्षा नीति में आपकी भाषा में आपको शिक्षा देने का प्रावधान है। यदि बुंदेलखंडी है तो बुंदेलखंडी भाषा में भी हम बोल सकते हैं इस चीज़ को कि भैया कम दबाव का क्षेत्र बन गया बंगाल की खाड़ी के ऊपर है और वो ITCZ नाव को जो गर्त बनो है तो वो खिसक गो हिमालय तन है, तो बंगाल की खाड़ी को जो कम दबाव तो वो भी बाके संगे हो लाओ भाई, चक्कर में मानसून भैया धरे के धरे रह गए। इस तरह भी अगर आपको समझ में आता है तो आप समझिए, अपने टीचर से बोल के जिस भाषा में आप समझ सकते हैं, जिस बोली में आप समझ सकते हैं, आपको समझना है। इसलिए ज़रूरी है कि आप जिस भाषा में समझना चाहें समझिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। शुष्क एवं आर्द्र स्थितियों की तीव्रता, आवृत्ति एवं समय काल में भिन्नता होती है। फिर वही कठिन कठिन शब्द, शुष्क यानी सूखा, आर्द्र यानी गीला। तो सूखे और गीलेपन की जो स्थिति है उसकी तीव्रता यानी कम होना या तेज होना, आवृत्ति यानी बार बार जल्दी जल्दी हो रहा है कि समय देर से हो रहा है, इसमें भी बड़ा अंतर है। क्या अंतर है? ये अंतर है कि इसके कारण जो शुष्क और आर्द्र स्थिति मतलब शुष्क अंतराल और आर्द्र अंतराल मतलब कभी कभी बहुत देर तक पानी नहीं गिरता है तो एक भाग में सूखा हो जाता है और कहीं कहीं एक भाग में आर्द्र अंतराल मतलब गीला अंतराल होता है कि बारिश धड़ 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 गिर रही है। जैसे हिमालय में गिरने लगी तो नीचे तरफ नहीं गिर रही है, तो जहाँ गिर रही है वहाँ बाढ़ की स्थिति हो जाती है। तो एक भाग में क्या होता है, जम के बाढ़ आती है और दूसरे भाग में सूखा पड़ा रहता है। और इसी वजह से इस मानसून का आगमन और इसकी वापसी दोनों अव्यवस्थित होते हैं और जब ये अव्यवस्थित होते हैं तो यह देश के किसानों को भी अव्यवस्थित कर देते हैं। किसान भी इससे प्रभावित होता है क्योंकि भारतीय कृषि मानसून का जुआ कहलाता है। मानसून के आधार पर जुआ खेल लेते हैं लोग, आ गया तो आ गया, नहीं आया तो नहीं आया। अपन ने तो फसल जोत दी, बो दी और तैयारी कर ली, ठीक है ना। तो इस तरह से अव्यवस्थित मानसून का अव्यवस्थित आगमन, अव्यवस्थित प्रस्थान भारतीय कृषि को भी अव्यवस्थित कर देता है। इस तरह से आप लोगों ने वर्षा ऋतु अर्थात मानसून के आगमन को समझ लिया। तो इस प्रकार आप लोगों ने आज इस वीडियो में वर्षा ऋतु को समझ लिया। वर्षा ऋतु मतलब मानसून का आगमन। मानसून भैया आ गए, पूरे देश में छा गए। और इसके बाद हमने एक महत्वपूर्ण तथ्य इसमें देखा, मानसून का विराम, वर्षा का विराम, मानसून ब्रेक। ये क्यों होता है? ये होता है मानसून गर्त के कारण। तो ये मानसून का स्वभाव है, मानसून का नहीं, ये वायुमंडलीय दबावों का असर है कि मानसून
अपना स्वभाव बदलता रहता है, अव्यवस्थित होता है, और इसकी अव्यवस्था के कारण भारत की खेती अव्यवस्थित हो जाती है। ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देख चुके हैं, समझ चुके हैं। आने वाले वीडियो हम देखेंगे कि मानसून वापस चला जाता है। मानसून की वापसी हम पढ़ चुके हैं, लेकिन कंटेंट में यह रिवीजन की तरह है। मानसून एकता का परिचायक है, इत्यादि इत्यादि, ये सारी चीज़ें हम इस आने वाले अंतिम वीडियो में पढ़ेंगे, और इसके बाद प्रश्नोत्तर हल करेंगे। तो वह एक तरह का होगा हमारा कॉन्सेप्ट बिल्डअप सेशन, ठीक है ना। तो चलिए ठीक है, आप लोग आनंद उठाइए वर्षा ऋतु का, और मुझे इजाज़त दीजिए कि मैं अगले कंटेंट को तैयार करूं। तब तक जय हिंद, जय भारत।